अंडरग्राउंड मोटर बाइक थीफ। मोती नगर गांव में विपुल नाम का एक नौजवान रहता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हुए गुजारा करते थे। विपुल को अपने गरीबी पर बहुत गुस्सा आता था। वो अपने बाप से, अरे ये क्या बापू, मेरे कॉलेज में लड़के नए नए कपड़े पहनते हैं, वो नए नए स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। लानत है ऐसे गरीबी पर। बेटे, इतनी तंगी में भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं। ये बात कभी न भूलना। तुम पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करो और ऐसे बाइक चाहे जितनी मर्जी खरीद लो। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ये बात सुनकर विपुल को बहुत गुस्सा आया। वो कॉलेज की तरफ जा रहा था तो एक लड़का एक लड़की को बाइक में बिठाकर, हे विपुल, हाउ आर यू बॉस, कहते हुए जाने लगा। इसके पास बाइक है तो ये सब नौटंकी कर रहा है। ये लड़कियां भी जिसके पास बाइक हो उसी के पास जाती हैं। अब मुझसे और नहीं होगा। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता कि मेरी नौकरी लगे और मैं बाइक खरीदूं। मैं भी इनकी तरह तफरी करना चाहता हूँ, ऐसा सोचा। बाद में उसने एक अंडरग्राउंड रूम खोदा। बाद में अपने कॉलेज से एक बाइक चुरा कर ले गया। उसे ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाया। बाद में बड़े मासूमियत के साथ कॉलेज गया। वहाँ एक लड़का, हे भगवान, मेरा बाइक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी परसों ही मैंने 1.5 लाख में खरीदा था। अब वो बाइक नहीं रहा तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा कैसे? अब मैं क्या करूं? कह के रो रहा था। ये देखकर विपुल अपने मन में, रो बच्चू रो। क्या? हाय विपुल, हाउ आर यू बॉस, ऐसा कहते थे? हाँ, मेरे सामने ही नौटंकी कर रहे थे। हाँ, चलो अच्छा सबक मिलेगा तुम्हें, यूं सोचा उसने। इस तरह हर रोज एक बाइक चुरा कर जाने लगा। उन सबको ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाने लगा। एक दिन एक बाइक लेकर शहर गया। उसे एक मैकेनिक को बेचकर उससे पैसे ले लिए। उन पैसों से शराब पिया, जुआ खेला और मौज करने लगा। इस तरह जब भी उसे जरूरत पड़ती बाइक ले जाकर बेचता, उन पैसों से शराब पीता और मौज मस्ती करता था। गांव में बाइक गायब होने लगे तो सबने मिलकर पुलिस को कंप्लेंट किया। ये क्या हो रहा है सर? हर रोज एक बाइक चोरी हो रही है और आप क्या कर रहे हैं सर? उसने तो मेरा स्कूटी भी नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से मुझे खरीद कर दिया था। बिना स्कूटी के कॉलेज जाना कितना मुश्किल है, आप क्या जाने सर। सब शांत हो जाइए। उस चोर को पकड़ने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मुशक्कत कर रहे हैं, आप लोग क्या जाने। हम उसी काम में लगे हुए हैं। वो कोई आदतन चोर नहीं है, नया नया चोर है, इसीलिए उसे पकड़ना जरा मुश्किल है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। तब सारे स्टूडेंट्स वहां से चले गए। एक दिन आकाश नाम का लड़का एक गोल्डन बाइक में कॉलेज आया। सब स्टूडेंट्स उसे हैरान होकर देखने लगे। हाय फ्रेंड्स, ये बाइक प्योर गोल्ड का है। इसे खास तौर पर दुबई में बनवा कर लेके आया हूँ। इसकी कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा है। वाओ आकाश, ये बहुत बढ़िया है, पर मेहरबानी करके उसे घर पर ही छुपा के रखो। तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पर बाइक की चोरी होती है। मेरी बात मान लो। डोंट वरी बेबी, मेरे बाइक चोरी करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। तुम चिंता ना करो। ये सुनकर विपुल, क्या तुम्हारे बाइक को चुराना मुश्किल है? अभी चुरा कर दिखाता हूँ और तब देखता हूँ तुम्हारे चेहरे में कैसे 12 बजते हैं, तभी मुझे तसल्ली होगी। ऐसा उसने सोचा। बाद में उस बाइक को चुरा कर ले गया और उसे अपने अंडरग्राउंड कमरे में छुपाया। वाह, इसे बेचूंगा तो बस पैसे ही पैसे, पूरा शराब पीकर मौज करेंगे, ऐसा उसने सोचा। बाद में पुलिस और स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। उन सबको देखकर विपुल चौंक गया। तब आकाश ने गोल्डन बाइक के अंदर से एक मोबाइल को बाहर निकाला। अरे नीच कमीने, इस मोबाइल के द्वारा ही तुम्हें हमने ट्रैक किया है। ये जाल हम स्टूडेंट्स और पुलिस ने मिलकर बिछाया था। क्यों बच्चू, हमने सारी चोरियां कॉलेज में ही की थी, इसीलिए हमें शक हो गया था और हमने वहीं पर ज्यादा ध्यान दिया। एक बात बताऊं, वो वैसे गोल्डन बाइक है ही नहीं, उसे सिर्फ सुनहरा रंग चढ़ाया था। तुम्हें यूं उकसाना हमारा प्लान का एक हिस्सा था। गरीबी में पैदा हुए बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, लेकिन वो सब मेहनत करके सही रास्ते में गए। तुम जैसे पैसों के लालच में गलत रास्ता चुनने वालों का अंत ऐसा ही होता है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना अपनी नाकामयाबी है, समझे? इस तरह वो जेल चला गया।
बाहर आने पर उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और मन लगाकर पढ़ने लगा। इनोसेंट मदर ग्रीडी सन। एक गांव में शांतिबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 जुड़वा बेटे थे, राम और लक्ष्मण। नाम के तो वो राम और लक्ष्मण थे, पर जब देखो लड़ते रहते थे। उन्हें मां से बेहद प्यार था। एक दिन राम ने एक गुलेल से आम को मारा। वो पेड़ से टूटकर नीचे गिरा तो उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण ने एक हलवाई की दुकान पर पैसे देकर मिठाई खरीदा। दोनों वो लेकर माँ के पास पहुंचे। माँ, मैंने मेहनत से बाग से इस आम को तोड़ा है। तुम्हें आम पसंद है ना? खाओ माँ, खाओ। अरे ठहरो माँ, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए अपने पॉकेट मनी को जमा करके तुम्हारे लिए ये मिठाई खरीद कर लाया हूँ। पहले इससे खाओ माँ। ये हो ही नहीं सकता, पहले मेरा फल को ही खाना होगा, बाद में तुम्हारी मिठाई। वो कोई नहीं, पहले मिठाई उसके बाद ही कुछ और, क्योंकि ये मेरी माँ है। बकवास ना करो, ये मेरी माँ है, तू कहीं किसी कूड़ेदान में मिला होगा। यूं दोनों माँ के एक एक हाथ पकड़कर ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है कहकर खींचने लगे। अरे अरे, बंद करो ये ड्रामा। तुम दोनों अपने प्यार से ही मुझे मार डालोगे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि माँ को इतना प्यार करने वाले 2 बेटे मिले हैं। यहाँ दो, मैं दोनों ही चीजें खा जाती हूँ। कहकर उन्हें लिया। उनके बड़े होने के बाद दोनों का एक ही दिन विवाह हुआ। ये देख शांतिबाई बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उनके बच्चे भी हुए। पोते पोतियों के साथ खेलते हुए वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पत्नियों के मोह के कारण मां के लिए प्यार कम हुआ और उसकी जगह मां से चिढ़ना बढ़ने लगा। एक दिन सब बात कर रहे थे तो राम की पत्नी, हाय हाय, तुम्हारी माँ से मेरी बनती ही नहीं है। वो चाहती है कि उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। कुछ कहो तो कहती है कि उम्र हो गई, चला नहीं जाता। क्या करूं, तुम्हें बताओ। हाँ दीदी, कोई छोटा काम भी कहो तो कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, सर चकरा रहा है। अरे तुम लोग सही कह रही हो, उन्हें हर महीने एक डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, दवाई खरीदते रहना पड़ता है। क्या तुम लोग जानते हो कि उनके इलाज के लिए कितना खर्च होता है? हाँ भैया, चाहे जितना भी खर्च कर लो, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। बचपन में मेरी माँ कहकर हम लड़ते थे ना, अब उसे याद करूं तो खींच होती है भाई। ऐसे बोलना पाप है पापा, बड़ों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है ना। तुम चुप रहो, छोटी बच्ची हो, बड़ी बड़ी बातें ना करो, चुपचाप अंदर जाओ। भाई, अब माँ की देखभाल करना अपने बस की बात नहीं है। सोचता हूँ कि इन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दें। ये तो बढ़िया सोच है, वाह। महीने के खर्चा हम भर देंगे, बस तो काफी है। ये बात सुनकर छोटा लड़का बहुत दुखी हुआ। बाद में वो और वो छोटी बच्ची मिलकर एक वकील के पास गए। अंकल जी, आप हमारे माँ बाप को नहीं बताएंगे तो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए अंकल जी, प्लीज। ऐसा कहा। जरूर मुन्ना बेटे, कहो क्या चाहिए बेटा, मैं हूं ना। इस तरह उन बच्चों ने क्या करना है सब कुछ विवरण किया। बाद में वकील ने कुछ दस्तावेज तैयार किए। उसे पुराना जताने के लिए उस पर थोड़ा मिट्टी भी लगाया। अगले दिन राम अपनी माँ से वृद्धाश्रम की बात छेड़ने लगा। क्यों बेटे, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर लिया है? क्या मैं तुम लोगों के लिए इतनी बोझ बन गई हूँ? क्या इस उम्र में बच्चों के साथ खेलने का सौभाग्य भी नहीं है? कहकर दुखी हो रही थी। इतने में मुन्ना दस्तावेज के साथ आया और पापा, एक चूहा अलमारी में घुस गया था, उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, तब यही कागज। कहकर अपने पिताजी को वो कागज थमाया। राम उसे जोर से पढ़ने लगा। ये वसीयत राजा प्रताप सिंह ने अपने पोती शांताबाई के लिए लिखा है। अपने संस्थान के 500 एकड़ जमीन को शांतिबाई के नाम किया है। उसके जीवन काल में ये जमीन जिसके नाम करेगी उसे ही वो जमीन प्राप्त होगी, ऐसा लिखा था। इतने में उस बच्चे ने अपने दादी के कान में कुछ ना बोलने के लिए कहा। उस वसीयत में जायदाद का जिक्र सुनकर सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। सभी लालच में पड़ गए। माँ,
ए माँ, ये कमबख्त तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है ना? उसकी ये हिम्मत, मैं अपनी माँ को कहीं जाने नहीं दूंगा, कहकर उसका हाथ पकड़ा। राम ने भी माँ का हाथ पकड़कर, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तू ज्यादा नाटक ना कर, ये मेरी माँ है। यूं दोनों, ये मेरी माँ है, नहीं नहीं ये मेरी माँ है, कहते हुए हाथ पकड़कर खींचने लगे। उसकी जायदाद के लालच में आकर कि बहुएं भी एक उनका पैर दबाते हुए और एक हवा करते हुए सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद शांति बाई, अरे मेरे प्यारे पोते, तुम वाकई बहुत चतुर हो। मुझे वृद्धाश्रम ना भेजने के लिए अच्छा नाटक रचाया तुमने। पैसों के लालच के लिए ये मुझे तुमसे दूर नहीं भेजेंगे, बस यही काफी है। मैं बहुत खुश हूँ, कहकर अपने पोते को पुचकारने लगी।